वेलकम एवरीवन, आप लोगों का एकेडमिक क्लासटिक चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का लेसन 6 जो सुमित्रानंदन पंत जी की ये रचना है पर्वत प्रदेश में पावस, आज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसके जो रचयिता हैं, इसके कवि हैं, ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी और इसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को, ठीक है, 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में। और इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत भी हुए थे। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। और इनकी मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर सन 1977 को। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, उनको कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1969 में चिदम्बरा संग्रह के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका निधन हुआ था 28 दिसंबर 1977 को। इनकी अन्य भी बहुत सारी प्रमुख कृतियां हैं, बीना, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन, ठीक है। इस पाठ में जो है पहाड़ का वर्णन किया गया है, जो कि वर्षा ऋतु में पहाड़ पर क्या क्या होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है। तो इस प्रस्तुत कविता में जो है बहुत रोमांच और प्रकृति की सुंदरता से भरी गई है, जिसे सुमित्रानंदन पंत जी ने भरा है। और सुमित्रानंदन पंत जी की बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आपके चारों ओर की दीवारें कहीं गायब हो गई हैं और आप किसी सुंदर पर्वतीय जगह पर पहुंच गए हों, जहां दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हो और झरनों में बह रहे हों और आप बस वहीं रहना चाह रहे हों। यहाँ तक कि निराला जी भी ने पंत जी के बारे में कहा था कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा यह है कि वे अपनी कृतियों को अधिक से अधिक सुंदर बना देते हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर बहुत आनंद आता है। तो इसका पहला पद हम लोग देखते हैं। पहला पद है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो इसमें बोला जाएगा आपको सप्रसंग व्याख्या करे, ठीक है। तो पावस ऋतु जो होता है, पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु। परिवर्तित मीन्स बदलना, और प्रकृति वेश मीन्स होता है प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप, ठीक है। इसका प्रसंग हम लोग इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। ये जो मेन लाइन है, ये हर यहाँ से यहाँ तक प्रसंग सब में जितने भी पद है सब में एक ही होगा, सिर्फ ये लाइन जो है ये चेंज होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। अर्थात कभी बारिश तो कभी धूप निकल आती है, ठीक है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो कवि ने इसमें कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है वर्षा ऋतु आ गई है, जिसके कारण वर्षा ऋतु के कारण है वहाँ वर्षा ऋतु के कारण बार बार प्रकृति के रूप में बदलाव आ रहा है। जैसे कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप निकल आती है। अगला पैरा देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इसमें भी प्रसंग लिखेंगे पहले। तो प्रसंग और इस पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसे मेखलाकार, मेखलाकार मीन्स होता है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, और करघनी जो होता है कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है। सहस्त्र मीन्स होता है हजार। दृग सुमन का अर्थ है पुष्प रूपी आंखें। अवलोक मीन्स होता है देखना। महाकार मीन्स होता है विशाल आकार। ताल मीन्स होता है तालाब, और दर्पण मीन्स होता है आईना, मिरर। इसका प्रसंग हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि थे सुमित्रानंदन पंत है। यहाँ तक तो सेम ही होगा। ये लाइन, इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या होगा, इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्पों की आंखें फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। तो कवि ने क्या किया है, पहाड़ के आकार की तुलना की है करघनी, जो कमर में पहना जाता है आभूषण बांधा जाता है, उससे की है कि वो गोल हो गया है, मतलब कि अब पहाड़ का आकार जो है करघनी के आकार वाले आकार की तरह हो गया। और अपनी 1000 पुष्परूपी आंखें फाड़कर, मतलब खोलकर, नीचे जल में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें पहाड़ उस तालाब में दिख रहा है। अब अगला पैरा है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्झर। गिरिवर के उड़ से उठ उठ कर उच्चा कांछाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो गिरी मीन्स होता है पहाड़, ठीक है, गिरी मीन्स पहाड़। मद मीन्स होता है मद में रहना, मस्ती में रहना, मस्ती, ठीक है। झरता मीन्स बहना, और झाग मीन्स होता है फेन। जब हम लोग साबुन लगाते हैं तो वो झाग जो होता है वो फेन, उसी को हम लोग झाग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उड़, उड़ मीन्स होता है हृदय, हार्ट। तरुवर, तरुवर मीन्स होता है पेड़। उच्चा कांछा, उच्चा कांछा मीन्स होता है उच्च आकांक्षा, मीन्स ऊंचा उठने की कामना, ठीक है। नीरव नभ मीन्स शांत आकाश, नीरव मीन्स शांत, नभ मीन्स आकाश, शांत आकाश। अनिमेष मीन्स होता है एक टक, मतलब एक टक से देखते रहना, बोलते ना एक टक से देख रहा, वही होता है अनिमेष। अटल मीन्स होता है निश्चित। अब इसकी प्रसंग, इसका सप्रसंग व्याख्या करने बोलेगा, तो इस तरह से हम लोग सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। इस पद में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर आने को पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो कि किसी चिंता में डूबे हुए हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो व्याख्या में क्या कह रहा है कवि कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर, ठीक है, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने, मतलब झरना जो बह रहा है तो मोती की लड़ी की तरह लग रहा है, सुंदर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का, ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि, झरने की जो आवाज़ आती है पानी गिरने की, तो उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। उसको सुनकर नस नस में उत्साह भर जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो कि किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगला पैरा देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदयान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इसमें हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं। जैसे भूधर, भूधर मीन्स होता है पहाड़। पारद के पर, पारद के पर मीन्स होता है पाड़े के समान, ठीक है। पारा जो होता है चमकीला होता है, धवल एवं चमकीले पंख, ठीक है। रब शेष, रब शेष मीन्स होता है रब शेष, केवल आवाज का रह जाना, ठीक है। सभय मीन्स होता है भय के साथ। साल एक वृक्ष है, साल एक वृक्ष का नाम है। जलदयान, जलदयान मीन्स होता है बादल रूपी विमान। बिचर मीन्स होता है घूमना, बिचर बिचर मीन्स घूमना, बिचर मीन्स घूमना। इंद्रजाल मीन्स जादूगरी।
तो अब हम लोग इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो इसका प्रसंग हम लोग उसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होगा। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया है। इसमें जो है इस सारे लाइन में यह इसका निचोड़ यह है कि कवि ने जो है बारिश के बाद जब पहाड़ी प्रदेश में बारिश आती है तो उसके बाद क्या होता है, प्रकृति का जो रूप होता है वो बिल्कुल बदल गया है। तो उसके बारे में अब हम लोग को इसी लाइन को आगे हम लोग को व्याख्या में एक्सप्लेन करना है। तो इसका व्याख्या होगा, इस पद में कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है कि पहाड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। मतलब जब बारिश हो गई उसके बाद जो है पर्वतीय प्रदेश में लग रहा है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध, वहाँ जो कालापन आ गया है तो घनी धुंध के कारण पहाड़ कहीं उड़ गए हों, यानी पहाड़ दिख नहीं रहा है तो पहाड़ कहीं उड़ गए हों अर्थात गायब हो गए। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश धरती पर आ गया और केवल झरने की आवाज़ आ रही है। तो ये जो है ऐसा रूप बड़ा भयानक दिखता है। तो ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़, जो साल का वृक्ष था, वो धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है, मतलब जो धुंध का मौसम है उसके कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है, मतलब बादल इधर उधर घूम रहा है। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के रूप सौंदर्य का, पहाड़ों का वर्णन किया है, पहाड़ों का रूप सौंदर्य का। इसमें पंत जी ने पहाड़ों का ही नहीं बल्कि पहाड़ों का, झरनों का और वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण और सजीव चित्रण किया है जो हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। तो ये आपका चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।